नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों के बारे में। इस टॉपिक को हम दो सेक्शन में कंप्लीट करते हैं। एक सेक्शन में हम सेंट्रल हाईलैंड को कंप्लीट करते हैं और एक सेक्शन में हम दक्षिण की जो चोटियां हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की क्लासों में हम हिमालय माउंटेन्स को कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम इन सेंट्रल यानी कि पेनिनसुलर जो हिल्स हैं उसमें सेंट्रल हाईलैंड, तो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर सेंट्रल हाईलैंड्स यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि, जो केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2023-13 का, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी है अवसादी या कांतरी चट्टानों से, आग्नेय या अवसादी चट्टानों से, आग्नेय या कांतरी चट्टानों से, या केवल सेडिमेंट्री रॉक से। कहने का मतलब है कि जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, इस पेनिनसुलर इंडिया में अगर आप जाओगे तो इस पेनिनसुलर इंडिया का जो उत्तर वाला हिस्सा है, इस हिस्से की बात करते हैं तो यह है आपका सेंट्रल हाईलैंड। क्वेश्चन पूछा गया कि ये सेंट्रल हाईलैंड किससे बना हुआ है, इसमें कौन सी रॉक्स मिल सकती हैं आपको। आग्नेय चट्टानें मिलेंगी, अवसादी, अवसादी या कांतरित। तो इसका सही आंसर आता है आग्नेय या एवं अवसादी चट्टानें, क्योंकि इस पूरे सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आपको सबसे प्राचीन जो अरावली खंड से जुड़ी हुई चट्टानें हैं, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें भी आपको इस काल के अंदर मिल जाती है। प्री कैम्ब्रियन काल की, यानी कि इस सेंट्रल हाईलैंड के अंदर उस समय की चट्टानें मिलती हैं जब पृथ्वी एक निर्माणाधीन अवस्था में थी। उस काल प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें भी हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। उस समय जो वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, उन वॉल्केनिक इरप्शन से जो चट्टानें बनी उनको कहा जाता है आग्नेय चट्टानें। और इन आग्नेय चट्टानों का जब अपक्षय अपरदन हुआ, इन आग्नेय चट्टानों के अपक्षय अपरदन से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उनको कहा जाता है अवसादी चट्टानें। तो इस सेंट्रल हाईलैंड के अंदर हमें आग्नेय चट्टानें भी मिलती हैं और अवसादी चट्टानें भी मिलती हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ें, क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न प्लेटू जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ पेनिनसुला। कौन सा प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूमध्यरेखीय प्रदेश का भाग है। देखो, अगर सेंट्रल हाईलैंड या पूरे पेनिनसुलर प्लेटू की बात की जाए तो इनमें इन सारे क्षेत्रों को देखोगे, गरजात की जो पहाड़ियां हैं, ये गरजात जो है ये आपको गुजरात के अंदर मिल जाएगा। तो गुजरात के अंदर आपको गरजात की पहाड़ियां मिल जाएंगी। नर्मदा वैली आप जानते हैं कि यहां पर स्थित है आपकी नर्मदा वैली, तो नर्मदा घाटी आपको यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद अगर विंध्य कगार क्षेत्र की बात किया जाए तो इसी के ऊपर आपको यहां पर विंध्य श्रेणी भी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार, मतलब भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित होगा। तो इसमें एक ही क्षेत्र बचता है जो यहां पर स्थित है, जिसको हम कहते हैं बुंदेलखंड। तो यहां पर जो क्षेत्र मिलेगा आपको वो बेटा कौन सा मिलेगा, बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो यहां पर जो सही आंसर आएगा हमारा क्या निकल कर आएगा, बुंदेलखंड। क्लियर हुआ। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा, बुंदेलखंड, क्योंकि इस चारों प्रकार की स्थलाकृतियों में बुंदेलखंड ही ऐसी स्थलाकृति है जो पूरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां दी हुई हैं। यूजीसी नेट 2014 का क्वेश्चन है, जैसे भांडेर श्रेणी, रांची, बस्तर और शिलोंग। भांडेर श्रेणी की अगर हम यहां पर बात करें तो इसका सही आंसर क्या निकल कर आ सकता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको एक श्रेणी मिलेगी भांडेर श्रेणी। तो इस भांडेर श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको कहां मिल जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। रांची के पठार की बात करें तो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है रांची का पठार, जो झारखंड में स्थित है। बस्तर आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। शिलोंग जो मेघालय का पठार है उससे संबंधित है हमारा कौन सा, शिलोंग की पर्वत श्रेणी। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसका सही आ जाएगा 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4, अगर 2, 3, 1, 4 में जाएंगे
तो बेटा सही आंसर क्या निकाल पाएंगे हम लोग? सी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है? गुरु शिखर, दोदा बेट्टा, अरमाकोंडा और धूपगढ़, ये कुछ पीक्स दी हुई हैं। इन पीक्स को इन पर्वत श्रेणियों के साथ मिलाना है। ये भी आपका 2021 और 2020 नेट जेआरएफ यूजीसी नेट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कुछ पर्वत श्रेणियां दी हुई हैं और उनकी कुछ चोटियों को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहां पर देखेंगे तो पहली चोटी दी हुई है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर के बारे में आप जानते हैं कि यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान में स्थित है। दोदा बेट्टा की अगर हम बात करेंगे तो दोदा बेट्टा आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में मिल जाएगी। दोदा बेट्टा यानी कि तमिलनाडु स्टेट के अंदर मिलेगी आपको दोदा बेट्टा, जो तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी है। अरमाकोंडा के बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन धूपगढ़ आप जानते हैं कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। अब अरमाकोंडा जो हमें नहीं पता था वो कहां चला जाएगा? पूर्वी घाट के अंदर। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? 4, 1, 2, 3। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन में देखो बेटा कहां पर दिया है? 4, 1, 2, 3। तो आंसर क्या निकल कर आएगा यहां पर? बी, बॉम्बे। क्लियर हुआ? तो ये कुछ चोटियां हैं। इन चोटियों को आपको क्या करना है? इन श्रेणियों के साथ व्यवस्थित करना है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूजीसी नेट 2012 का क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार किन दो राज्यों में स्थित है? तो बुंदेलखंड का मेन विस्तार आपको मध्य प्रदेश में याद रखना होता है। तो एक मध्य प्रदेश आपको बेटा यहां दिया हुआ है, दूसरा मध्य प्रदेश आपको यहां दिया हुआ है। तो ये दो आंसर तो आएंगे नहीं। अब मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश में मिलेगा या मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में मिलेगा? तो बुंदेलखंड की जो स्थलाकृति देखेंगे वो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी हुई है। तो मध्य प्रदेश के साथ अगर आप जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, जो यूपी के साथ जुड़ा हुआ है, यही क्षेत्र कहलाता है हमारा कौन सा? बुंदेलखंड। तो इसका मतलब यहां पर कौन सी स्टेट है बेटा? यूपी स्टेट है। तो सही आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो बुंदेलखंड का विस्तार कहां पर होगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वैसे हमने पढ़ लिया तो आप पढ़ सकते हो इसको। राजस्थान का भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से किन प्रदेशों का हिस्सा है? तो राजस्थान का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी कि राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया मिलता है, वो क्वेश्चन आ रहा है कि किसका भाग है? तो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो यहां पर मिलेगा आपको राजस्थान, जो इसी प्रायद्वीपीय खंड से जुड़ा हुआ हिस्सा है हमारा। तो यहां पर देखेंगे उत्तरी बृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तर बृहद मैदान, तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो पर्वतीय प्रदेश तो नहीं आएगा, तटीय मैदान में आएगा नहीं। अब बच्चा उत्तरी बृहद मैदान प्रायद्वीपीय, उत्तरी पर्वतीय, तो पर्वतीय प्रदेश नहीं है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो आपके बृहद मैदान से भी जुड़ा हुआ है। तो यहां पर बृहद मैदान मिल जाएगा, गैंगटिक प्लेन का हिस्सा, और नीचे इसका क्या है? प्रायद्वीप का पठारी क्षेत्र भी मिलेगा। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा? ए निकल कर आएगा। क्लियर हुआ? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्लियर हो रहा है सभी को? अगला क्वेश्चन देखें, गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? तो गंगा के मैदान और दक्कन का पठार। अब गैंगटिक प्लेन और डेक्कन प्लेटू की बात की जाए तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर, जैसे यहां से मान लो कि ये प्लेटू का सेक्शन हो गया हमारा, इस प्लेटू के सेक्शन के ऊपर जाएंगे पूरे का पूरा मैदान मिलता है जिसको गैंगटिक मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये पूरे का पूरा हमारा पठार है जिसको दक्कन पठार भी कह सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस दक्कन के पठार और गंगा के मैदान के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला आ सकती है? अब ये जो 4 पर्वत श्रृंखला बेटा दी हुई, इनको देखोगे तो यहां पर जो पर्वत श्रृंखला दी हुई है इस स्ट्रक्चर में, वो आता है आपका अरावली पर्वत। तो स्वाभाविक है अरावली पर्वत तो आंसर नहीं आएगा। अजंता की जो पहाड़ियां हैं ये ऑलरेडी महाराष्ट्र में स्थित है, तो अजंता की पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। अब बचता है विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो यहां पर पहले आपको मिलेगी एक श्रेणी जिसको कहा जाता है विंध्य पर्वत श्रेणी, और विंध्य पर्वत श्रेणी के नीचे ही आपको मिलती बेटा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी।
तो इन दोनों में से कोई भी हम आंसर यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो बेस्ट आएगा वो, क्योंकि पहले जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हमें विंध्य पर्वत श्रेणी का मिलेगा। तो विंध्य पर्वत श्रेणी के ऊपर मैदान है, उसके नीचे दक्कन का पठार, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत को भी उत्तरी दक्कन का हिस्सा माना जाता है। जब दक्कन के पठार का भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सतपुड़ा जो रेंज है वो भी उत्तरी दक्कन के पठार से ही संबंधित है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या निकल कर आएगा, विंध्यन पर्वत श्रेणी सही आंसर आएगा। ये भी आपका यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में चंबल घाटी किसका उदाहरण है? तो मध्य प्रदेश के अंदर चंबल घाटी किस चीज का उदाहरण है? तो ये प्लेन लैंड तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, प्लेटू लैंड है ही नहीं, डेजर्ट लैंड है नहीं, तो बचा क्या, उत्खाट भूमि। इसको रिवाइन लैंड के नाम से भी हम पढ़ते हैं। तो ये क्या, एक रिवाइन लैंड यानी कि एक बीहड़ क्षेत्र भी है। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा, उत्खाट भूमि, जो चंबल नदी के द्वारा निर्मित क्षेत्र है, और ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये किसमें पूछा गया, आपका क्वेश्चन देखो किसमें पूछा गया है। ये आपका यूके पीएससी लेक्चरर 2020 का क्वेश्चन है और यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इन पर्वतों के, अब ये पर्वत कैसे आप निकालोगे कि कौन प्राचीन है, तो इनकी निर्माण अवस्थिति आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप यहां पर जाओगे तो जो अरावली पर्वत श्रेणी यहां पर आपको मिलती है, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, अरावली पर्वत। तो ये अरावली पर्वत का जो निर्माण काल है वो प्री कैम्ब्रियन माना जाता है। तो सबसे प्राचीन श्रेणी जो मानी जाती है भारत में वो प्री कैम्ब्रियन काल की श्रेणियां मानी जाती है, जिनमें आर्कियन नीस क्रम की चट्टानों का भी निर्माण हुआ था। तो सबसे पुरातन चट्टानें हैं वो अरावली सीरीज के अंदर ही हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जब प्री कैम्ब्रियन काल की इन चट्टानों का निर्माण होता, उसी के दूसरे नंबर पर कर्नाटक के अंदर यहां पर एक क्षेत्र है धारवाड़। तो दूसरी बार जो चट्टानें बनी भारत के अंदर वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। यहां पर जो निर्माण हुआ था उनको आर्कियन नीस कहा जाता है। आर्कियन नीस की चट्टानों का निर्माण हुआ, जो एक प्रकार के आग्नेय चट्टानें थी। ये जो चट्टानें हैं ये कर्नाटक में बनी, मतलब यानी कि जो पश्चिमी घाट के अंदर चट्टानें मिलेंगी वो लगभग आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही मिलेगी। नीलगिरी इसी क्षेत्र में आ सकता है। विंध्य क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण होता। तो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं ये आपकी कैम्ब्रियन काल में बनती हैं। कैम्ब्रियन, कम से कम ये 2-3 काल याद रख लेना। ये भी आपकी जो बनी थी ये प्री कैम्ब्रियन में। तो कम से कम अगर आप 2-3 काल याद रख लोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बस यहां पर यह याद रख लो कि अरावली का निर्माण सबसे पहले है, दूसरे नंबर पर आपको धारवाड़ याद रखना, उसके बाद आपको विंध्यन याद रखना है। तो अभी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी। जो सतपुड़ा पर्वत है वो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। 2020 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रायद्वीपीय पठार के लिए सही है? इसमें बहुत ही प्रकार के धातुवी खनिज पाए जाते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया में सबसे ज्यादा खनिजों का जो भंडार है वो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र ही माना जाता है। इसके उत्तरी किनारे रचनात्मक प्लेट किनारे हैं। इसके उत्तर पश्चिमी भाग में उपजाऊ काली मिट्टी से घिरे हैं। इसके भाग में केवल 2 सदावाहिनी नदियां हैं। देखो कभी भी किसी चीज में ये वाला शब्द आपको बेटा मिले, कभी भी ये मिले ओनली, केवल यही, ये हमेशा 99% जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको फोकस कर रहे हैं। जब भी कोई स्टेटमेंट फोकस करता है तो समझ लो वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत हो सकता। 100% नहीं कहूंगा, 99% केस में देखा जाता है कि वो स्टेटमेंट क्या है, गलत साबित होता है। तो इस भाग में यानी कि ये प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है इसमें केवल 2 ही सदावाहिनी नदियां हैं। तो ऐसा नहीं, इसके अंदर बहुत सारी आपको सदावाहिनी जैसी टाइप की नदियां मिल जाती। जैसे आपकी बड़ी बड़ी नदियों की अगर हम बात करेंगे, गोदावरी नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, है ना, तो महानदी,
कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तो ऐसी बहुत सारी नदियां मिल जाती हैं जिनमें हमेशा पानी प्रवाहित होता रहता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। तो जिसमें 4 दिया है वो हम आंसर नहीं लगाएंगे, इसमें 4 दिया है, इसमें 4 दिया है, तो ये दो आंसर तो नहीं आएंगे। तो 1 2 3 आएगा या फिर ओनली 1 3 आएगा। तो इसका मतलब है 1 3 तो आएगा, बस 2 को हमें चेक करना होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसके उत्तर पश्चिमी भाग में उपजाऊ काली मिट्टी मिलती है। क्योंकि आप इस प्रायद्वीपीय पठार में जाएंगे तो ये पूरे का पूरा इसका ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है जिसमें आपका मालवा दक्कन मिलता है, ये पूरे का पूरा बेटा काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ऑलरेडी सही है। ठीक है, पीजीटी 2000 ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। इसमें बहु प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो ये भी सही हो सकता है, ये गलत हो गया। इसको और चेक कर लेते हैं। इसके उत्तरी किनारे रचनात्मक प्लेट किनारे, हमारा जब प्रायद्वीपीय पठार इस तरीके से आता है और जाकर ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराता है, तो प्रायद्वीपीय पठार किसके साथ टकराया था, हम जानते हैं यूरेशियन प्लेट। तो भारतीय प्लेट, ये इंडो प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराएंगे, तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है अभिसारी संचलन। क्या कहा जाता है, अभिसारी संचलन कहा जाता है। और इस अभिसारी संचलन से जिन प्लेट किनारों का निर्माण होता है वो होते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारे। ये प्लेट टेक्टोनिक के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या बनेगा, विनाशात्मक प्लेट किनारा बनेगा। यानी कि आपको सिंपल याद रखना, जब दो चीजें आपस में टकराएंगी, जैसे आप दो चीजों को आपस में टकराओगे तो उनके किनारों का निर्माण नहीं होगा। जैसे दो ईंट ले लें आप, उन दो ईंटों को टकराएंगे आपस में तो उनके फ्रंट वाले जो किनारे वो आपस में झड़ जाएंगे, यानी कि उसका विनाश होगा। तो यहां पर रचनात्मक प्लेट किनारा बेटा नहीं आएगा, यहां पर क्या आना चाहिए था, विनाशात्मक प्लेट किनारा आना चाहिए। क्लियर हुआ। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो अब हमारा बेटा सही आंसर क्या निकल कर आएगा, 1 और 3। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी के दो स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा कथन यहां पर गलत है उसे ढूंढना है। तो पहला देखते हैं, संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत केवल आर के, देखो मैंने पहले भी कहा है कि इस तरीके का शब्द आ गया ओनली, केवल, वो स्टेटमेंट 99% बेटा क्या होगा, गलत साबित होगा। तो यहां पर भी कहा है कि केवल आर्कियन चट्टाने, क्या प्रायद्वीप के अंदर केवल आर्कियन चट्टाने पाई जाती है, नहीं। प्रायद्वीपीय पठार के अंदर सबसे प्राचीन आर्कियन चट्टानों से लेकर गोंडवाना क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, विंध्य क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, सभी प्रकार की मतलब पुरातन चट्टानों से लेकर नवीन ज्वालामुखी निक्षेप यानी कि बेसाल्ट, जो दक्कन में वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, वो नवीन चट्टाने भी हमें देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट हमें, वैसे ही मैंने कहा है कि बिना देखे भी आप गलत कर सकते हो। प्रायद्वीपीय नीस को बंगाल नीस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो हमारे आर्कियन नीस है उससे बुंदेलखंड नीस, बंगाल नीस, इस प्रकार से 3-4 भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। भारत की प्राचीनतम चट्टाने आर्कियन समूह की है, ये तो मैं अभी बता चुका हूं, तो बाकी तो सही है। हिमालय का केंद्रीय भाग आर्कियन चट्टानों से, ये भी सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है, तो ए आंसर आ जाएगा। तो एक ही हमें ढूंढना था गलत, वो हम ए ढूंढ चुके हैं। तो ये भी आपका हरियाणा 2020 का क्वेश्चन है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, ये सब पढ़ लेना आप लोग पीडीएफ से। पाटभूमि स्थलाकृति विशेषता है। तो ये पार्टलैंड जो मिलते हैं ये आपको छोटा नागपुर पठार के अंदर मिलते हैं। तो पार्टलैंड क्या होता है, एक तरीके का टेबल, जैसे कोई एक बड़ा पठारी क्षेत्र है। जब इस पठार का अपक्षय और अपर्दन होने लगता है, जब इसी पठार पर अपक्षय और अपर्दन काम करता है, तो अपक्षय अपर्दन से इस पठार का जो स्ट्रक्चर है वो एक टेबल टाइप का बन जाता है। तो अपर्दित होकर टेबल है, इसी को पाटभूमि या पार्टलैंड, इसको मेसा भी आपने एक नाम सुना होगा, मेसा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसी मेसा स्ट्रक्चर को यहां पर क्या बोला जाता है, पार्टलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये छोटा नागपुर, तो मेसा स्ट्रक्चर भारत में कहां मिलते हैं, तो ये छोटा नागपुर पठार के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। इस तरीके के बहुत प्यारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। कुछ नवीन पर्वत के एग्जाम्पल हैं, कुछ अपशिष्ट के, कुछ ज्वालामुखी के, कुछ ब्लॉक के।
तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे जो नवीन पर्वत श्रेणी मिलती है वो हमें बेटा क्या मिलती है, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो सबसे नवीन जो फोल्ड माउंटेन है वो आपको क्या मिलेगा, हिमालय मिलेगा। तो 2 आंसर आएगा पहले। अगर हम ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो यहां पर अभी हम चलो कंफर्म नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ब्लॉक पर्वत पता है कि हमारा जो सह्याद्री है पश्चिमी घाट है, सह्याद्री का मतलब यहां पर किससे है, पश्चिमी घाट से, तो ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो लास्ट में हमारा 1 आना चाहिए। अब आता है अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत। देखो अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था, तो याद रखना इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ है। तो जब प्री कैम्ब्रियन में इसका निर्माण हुआ था तो यह भी एक वलित पर्वत के रूप में बना था। ज्यादातर जो पर्वत है वो वलित रूप में ही बनते हैं, लेकिन ये वलित में किस समय के हो गए, प्राचीन वलित पर्वत। अब इन पर्वतों का क्या हो चुका था, अपक्षय हो चुका था। तो अपक्षय अपर्दन होने से इनकी ऊंचाई क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे पर्वतों को हम क्या बोल देते हैं, अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेजिड्यूल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो भी कभी हिमालय की तरह ऊंची पर्वत श्रेणी हुआ करती थी, लेकिन लगातार अपक्षय अपर्दन होने से उसकी चोटियां धीमे धीमे नीची होती गई और वर्तमान में उसकी वो हजारों मीटर में ही कन्वर्ट होके रह गया। अब आप कहेंगे सर हिमालय भी तो काफी समय से बना हुआ, उसका अपक्षय अपर्दन भी होना चाहिए। बिल्कुल, आए दिन हिमालय पर लैंडस्लाइडिंग मिलती, बहुत सारी क्रिया मिलती, कहीं ना कहीं अपक्षय अपर्दन वहां पर भी प्रभावी है। लेकिन हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वो पूरी की पूरी हिम से ढकी हुई है, यानी कि ग्लेशियर और आइस से ढकी हुई है, इसलिए वहां पर अपक्षय ज्यादा प्रभावी नहीं होता, इसलिए वो अपनी एक ऊंची सीमा बनाए हुए है। लेकिन अरावली में ऐसा ग्लेशियर वाला सिस्टम नहीं था, इसलिए ये क्या हो गया, एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो गया अरावली। तो यहां पर आपका 4 आना चाहिए, तो 2 के बाद आएगा 4। अब जो वॉल्केनिक से बचा हुआ वो राजमहल की पहाड़ियां। तो राजमहल की जो पहाड़ियां, ये राजमहल गारो गैप जो है छोटा नागपुर का पठार, ये एक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है। इसलिए यहां पर देखेंगे जो पार्टलैंड वाला देखा हुआ था, तो ये ज्यादातर जो पठार होता है ये ज्वालामुखी से संबंधित पठार होते हैं, और इन्हीं ज्वालामुखी पठारों का जब अपक्षय अपर्दन होता तो ये मेसा स्ट्रक्चर बनता, उसी को हम पार्टलैंड बोलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 3। तो 2 4 3 1, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो हमारा बेटा आंसर क्या निकल कर आएगा, डी दिल्ली हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्लियर हुआ यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, 2001 का क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, ये लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। यहां पर कुछ माउंटेन्स के टाइप है, उनके एग्जांपल है। ये लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन जो भी हमने किया है। तो जैसे ब्लॉक माउंटेन है, तो ब्लॉक माउंटेन यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अरावली, विंध्य, राजमहल या नीलगिरी। तो नीलगिरी को रख सकते। फोल्डेड माउंटेन की बात करेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ज्वालामुखी तो राजमहल कर सकते हैं, तो ज्वालामुखी किसमें चला जाएगा, तो अभी जो राजमहल की पहाड़ियां देखी वो हमारा राज हो गया। अरावली को आप यहां पर रेजिड्यू रख सकते हैं, और वलित पर्वत फिर आपको विंध्य रखना पड़ेगा, और नीलगिरी को ब्लॉक पर्वत में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर सतपुड़ा पर्वत होता था, हम उसको ब्लॉक माउंटेन आंसर लगा सकते थे। तो इसका जो ऑप्शन आना चाहिए वो आपका 4 के बाद आएगा 2 1 3, 4 2 1 3, किसी भी ऑप्शन में बेटा नहीं आ रहा है, 4 2 1 3 ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ किया है, दोबारा से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल इन्होंने कर दिया है। तो ब्रह्मशोध पर्वत को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक का तो हम 4 लगा सकते हैं, नीलगिरी। मुझे लग रहा है कि ब्रह्मशोध इन्होंने विंध्यन को रखा होगा, विंध्यन भी आ सकता है। और फोल्डेड में हम रखेंगे, ज्वालामुखी में राजमहल को रखते हैं, अवशिष्ट में अरावली को रख लेते हैं। तो सी का 1 आ जाएगा, तो यहां से ढूंढ लेते हैं। तो ए का बी सी, सी का 1 आपका यहां पर मिल जाएगा। तो सी का 1 यहां पर दिया, तो 2 4, तो ये हो गया 2, इसका हो जाएगा 4। ये वलित पर्वत नीलगिरी में जा रहा है, 1 3, तो बी बॉम्बे, सॉरी ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ रीजन दिए हुए हैं, उनके सब रीजन्स दिए हुए हैं, जैसे केंद्रीय उच्च भूमि, पश्चिमी घाट, दक्षिणी और पूर्वी। तो इसमें हम देखेंगे कि केंद्रीय उच्च भूमि किससे कौन सा भाग संबंधित है। तो अगर हम पश्चिमी भाग में जाएंगे तो जो
मलनाड है। मलनाड कहां पर मिलता है मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। कर्नाटक में अगर हम जाएंगे तो कर्नाटक के अंदर जो ऊंचे भाग हैं या ऊंचे भाग हैं या पठार है उनको मलनाड के नाम से जाना जाता है। तो इनका संबंध हमारा पश्चिमी घाट से ही है। तो बी का 2 आना चाहिए। तो बी के 2 में जाएंगे तो यहां पर 2 है तो ए आंसर आ जाएगा। केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर हमारी दामोदर घाटी आ जाती है। तो ये सीधा सीधा दक्षिण में सौराष्ट्र आ जाता है, पूरब में बस्तर आ जाता है। तो सीधा सीधा ही मैच दिया हुआ है 1 2 3 4। तो केवल एक ऑप्शन को अगर आप अच्छे से सेट कर लेते हैं तो बाकी के क्वेश्चन बेटा हमारे सॉल्व हो जाते हैं। 2018 यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन से अलग करती है? देखो इससे पहले भी हमने गैंगटिक प्लेन को दक्कन के पठार से विभाजित कराया था। अब ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसी से हमारा बेटा मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका दिया होता है मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, ये हो गया आपका मालवा, और इसी के नीचे आपका दक्कन का क्षेत्र है, ये दक्कन का क्षेत्र हो जाएगा। इसी के बीच में कौन सी नदी आएगी? गोदावरी तो आएगी नहीं, महानदी आएगी नहीं, माही आएगी नहीं। तो एक ही नदी मिलती है जो इनके बीच में आएगी बेटा, वो कौन सी नदी होगी? नर्मदा नदी। तो सही आंसर क्या लगाएंगे? क्योंकि नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा है और नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन की भूमि है। यूजीसी नेट 2019 का क्वेश्चन है। भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की है? तो सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं वो आपको अरावली में मिलती हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब हम भारत में चट्टानों की स्टडी करेंगे 2-3 चट्टानें तो बेटा आप लोग फिक्स कर लेना। सबसे पहला आंसर अगर चट्टानों में लगाना पड़े तो आप अरावली क्रम की चट्टानें लगाएंगे, जिनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। किस काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन में इनका निर्माण हुआ था। और इसमें जो चट्टानें मिलती हैं वो आर्कियन चट्टानें मिलती हैं या आर्कियन नीस की चट्टानें मिलती हैं। जब बेटा आपको दूसरा नंबर लगाना हो तो दूसरा नंबर यहां कर्नाटक से लगाना, जिसमें आपको धारवाड़ को आंसर लगाना है। और इसका जो निर्माण है ये भी प्री कैम्ब्रियन में हुआ है, लेकिन प्री कैम्ब्रियन में पहले अरावली लगाएंगे, दूसरे नंबर पर ये लगाएंगे। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में इनका निर्माण होगा, कर्नाटक के अंदर इनकी स्टडी की गई थी। तो ये कम से कम तीसरे नंबर पर जब लगाना हो तो आप विंध्यन को आंसर लगाएंगे, और इसी तीसरे नंबर पर एक और आंसर लगाना हो तो आप कुड़प्पा को आंसर लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों का निर्माण एक ही काल में हुआ था। वो काल कौन सा है हमारा? कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन काल के अंदर इनका निर्माण हुआ था। और चौथे नंबर पर आप आंसर लगाएंगे गोंडवाना को। गोंडवाना का जो निर्माण है वो कार्बोनिफेरस में हुआ था। तो प्रायद्वीप के अंदर ये कम से कम 4 क्रम की चट्टानें आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पुरातन चट्टानें हमें मिलेंगी, प्राचीन चट्टानें मिलेंगी, वो अरावली सीरीज में मिलेंगी, जिनको आर्कियन नीस की चट्टानें कहा जाता है, जिनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। उसी के नीचे धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी, वो मिलेंगी पूरे भारत में, लेकिन ये लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें याद रखना होता है। तो धारवाड़ में सबसे पहले स्टडी हुई थी, इसलिए नाम पड़ गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो वो भी प्री कैम्ब्रियन काल की ही चट्टानें हैं। और फिर आएंगी विंध्यन और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, जिनका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था। उसके बाद आती है चौथी सीरीज गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जिनका निर्माण कार्बोनिफेरस में हुआ। तो प्रायद्वीप में अगर ये 4 क्रम आप याद रख लेंगे तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो राजस्थान के अरावली वाला इसका सही आंसर आ जाएगा। तो सबसे ओल्डेस्ट रॉक मिलेगी आपको कौन सी? तो फर्स्ट नंबर पर यह मिलेगी, दूसरे नंबर पर यह मिलेगी, तीसरे नंबर पर यह मिलेगी, और चौथे नंबर पर आपको फिर शिवालिक मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की स्कीम में महाराष्ट्र पठार को किस उपभाग में रखा गया? उत्तरी दक्कन पठार, दक्षिणी दक्कन पठार, पूर्वी पठार। तो पूरब में तो नहीं आएगा, तो महाराष्ट्र या तो उत्तरी दक्कन में आएगा या फिर दक्षिणी दक्षिण में आएगा। तो महाराष्ट्र का जो पठार है महाराष्ट्र का जो पठार है इसको हम उत्तरी दक्कन में रखेंगे। तो महाराष्ट्र के पठार को किस में रखा जाता है बेटा? उत्तरी दक्कन के पठार में रखा जाता। तो जो हमारा पूरे का पूरा दक्कन वाला बेल्ट है, इस दक्कन के पठार को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये दक्कन जो पठार है इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो गया, आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, ये उत्तरी दक्कन का पठार है। नीचे जो कर्नाटक का, तेलंगाना, रायसीना का पठार है, ये दक्षिणी दक्कन के पठार है। ये 2018 का क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट
प्रोफेसर का। तो एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभव में महाराष्ट्र को तथा सतपुड़ा को प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी दक्कन पठार में। तो यहां पर देखेंगे तो उत्तरी दक्कन में क्या क्या आ रहा है, उत्तरी दक्कन में महाराष्ट्र का पठार सतपुड़ा श्रेणी, और पूर्वी पठार में जब हम जाते हैं तो पूर्वी में छोटा नागपुर, बघेलखंड, महानदी बेसिन और दंडकारण्य क्षेत्र आते हैं। दक्षिणी दक्कन में जाएंगे तो कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार आते हैं। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ माउंटेन रेंज दी हुई है, उनकी स्टेट दी हुई है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना ज्यादातर सिंपल क्वेश्चन ही हम एग्जाम में गलत करते हैं, तो इसको बड़े आराम से हम लोग करेंगे। तो पहला दिया हिमालय माउंटेन, तो हिमालय माउंटेन का संबंध किससे होगा, जम्मू कश्मीर स्टेट से होगा, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। विंध्य का संबंध आपका किससे लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश से, तो ये 4 आंसर आ जाएगा। अरावली का संबंध हमारा राजस्थान से होगा, तो फर्स्ट आंसर रखेंगे। सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट का संबंध महाराष्ट्र से होगा, तो सेकंड रखेंगे। तो 3 4 1 2, तो 3 यहां पर बेटा मिल गया, 4 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, तो सही आंसर क्या निकल कर आ गया, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अगर बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको हम सॉल्व ना कर सके, बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से 2 पर्वत लगभग समानांतर है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 का क्वेश्चन है। अरावली विंध्यन, सतपुड़ा अरावली, विंध्यन सतपुड़ा, सतपुड़ा और सह्याद्री। तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा, सी। सी आंसर क्यों आएगा उसका रीजन समझ लेते हैं। तो भारत के अंदर अगर आप इन सारे पर्वत श्रेणियों का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये चारों पर्वत श्रेणियां देखेंगे, तो यहां पर जो आपको पर्वत श्रेणी मिलती है, तो इस साइड जो आपको पर्वत श्रेणी मिलती है, ये बेटा मिलती है आपको अरावली, तो अरावली श्रेणी आपको यहां पर मिलेगी। इसके बाद आपको दी हुई है विंध्यन पर्वत श्रेणी, तो यहीं पर मध्य प्रदेश के राज्य गुजरात से होते हुए यहां पर आपको मिलेगी बेटा विंध्य श्रेणी, तो यहां पर विंध्यन पर्वत श्रेणी मिलेगी। विंध्यन पर्वत श्रेणी के नीचे ही जाएंगे तो यहां पर आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलेगी, तो विंध्यन के नीचे ही क्या मिलेगा आपको, सतपुड़ा का क्षेत्र मिलेगा। और कौन सा दिया, सह्याद्री की बात करेंगे तो ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जैसे हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट। तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं आएगा। तो जो समानांतर चल रहा है, जो एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है, वो आपका कौन सा हो सकता है, विंध्यन और सतपुड़ा। तो विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां ऐसी हैं जो एक दूसरे के समानांतर है, जिसमें से विंध्यन पर्वत क्या एक प्राचीन पर्वत है और उसमें सतपुड़ा पर्वत क्या है आपका एक ब्लॉक माउंटेन है। कैसा, एक भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ये भी 2018 एमपी असिस्टेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है, कि यानी कि जो केंद्रीय उच्च भूमि है, जो हमारी यहां पर केंद्रीय उच्च भूमि बेटा यहां पर मिलती है, इस पूरी केंद्रीय उच्च भूमि को भी 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी केंद्रीय उच्च भूमि। इस केंद्रीय उच्च भूमि का एक पार्ट हो जाता है नॉर्थ और एक हो जाता है साउथ। पूछ रहा है इसमें कौन सा हिस्सा दक्षिणी मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। तो यहां पर देखेंगे छोटा नागपुर पठार भी दक्षिण में आ जाता है, विंध्य भी दक्षिण में आ जाएगा, महाराष्ट्र भी दक्षिण, मालवा केवल ऊपर रह जाएगा। तो मालवा का क्षेत्र ऊपर रहेगा। वैसे भी आपको क्लियर, ये तीनों श्रेणियां नीचे, मालवा ऊपर है, तो ऊपर वाले को एलिमिनेट कर दो। 2018 का क्वेश्चन है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, झारखंड 2017 का क्वेश्चन है। अगर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है, पहले वो समझ लेते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से स्टार्ट होता है। गुजरात से जब ये स्टार्ट होती है तो ये मध्य प्रदेश और फिर आपका ये छत्तीसगढ़ तक पहुंचती है। ये 3 श्रेणियों में विभाजित होती है। सबसे पहली श्रेणी को कहते हैं राजपीपला, राजपीपला श्रेणी। बीच वाली जो श्रेणी है इसको महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है, महादेव श्रेणी। जो सबसे पूर्वी श्रेणी है उसको कैमूर श्रेणी के नाम से, राजपीपला, महादेव और महकाल,
किसके नाम से जाना जाता है? मैकाल श्रेणी के नाम से, जो छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। तो ये जो विस्तार है पूरा, ये गुजरात से स्टार्ट होता है आपका, फिर एमपी, और फाइनली जो टच करता है वो छत्तीसगढ़ को टच करता है। इसी महादेव श्रेणी में एक आपको पीक मिलती है, इसी महादेव श्रेणी पर एक सबसे ऊंची चोटी मिलती है मध्य प्रदेश में, जिसको धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ऊंची चोटी मिलती है आपको कौन सी? धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी, जो एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है नर्मदापुरम जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंदर एक महत्वपूर्ण जो हिल स्टेशन है धूपगढ़, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है आपका? महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़, जिसकी हाइट है लगभग 1350 मीटर। कितनी हाइट है? 1350 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी मिलेगी? लगभग 1350 मीटर मिलेगी। अब कई लोगों को लगता है सर एमपी में इस तरीके से डिटेल से हम पढ़, देखो क्वेश्चन एमपी का टारगेट किया जा रहा है, एमपी को, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कहां से? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका झारखंड पीसीएस में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शैल समूहों में कौन सबसे पुराना है? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो कडप्पा, विंध्यन, धारवाड़, गोंडवाना। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि अरावली पर्वत, जो अरावली क्रम की चट्टान है, वो सबसे प्राचीन चट्टान है। तो मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, चट्टानों को कम से कम 4 क्रम याद रखना। सबसे पहले अरावली वाला सिस्टम याद रखना है आपको, ये सबसे प्राचीन चट्टान है। दूसरे नंबर पर बेटा धारवाड़ का कॉन्सेप्ट याद रखना, ये दूसरे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पर आप विंध्यन और कुड़प्पा एक साथ चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो 4 और 5 कर लेना। 5वें नंबर पर आपको गोंडवाना याद रखना, चौथा या 5वां कोई भी नंबर है। 4th नंबर पर क्या याद रखना? गोंडवाना। तो ये क्रम आपको याद रखना है। और दूसरा आपको याद होना चाहिए कि इनका निर्माण किस काल में हुआ था। अरावली का निर्माण आपका बेटा किस में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन में, याद रखेंगे, ठीक है। इसका निर्माण भी किस में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन में ही हुआ था। इसका निर्माण किस में हुआ था? तो विंध्यन कुड़प्पा का निर्माण किस में हुआ है बेटा? कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें, ये किस काल में बनी है? कार्बोनी फेरस काल में बनी है। क्लियर हुआ यहां तक? तो इस तरीके से अब यहां पर अरावली सीरीज तो ऑप्शन में बेटा नहीं है, तो हम अरावली सीरीज के बाद जो आएगी वो धारवाड़ सीरीज आएगी। तो यहां पर जो आएगी वो दूसरे नंबर पर कौन सी सीरीज आएगी? यहां पर धारवाड़। धारवाड़ के बाद आप ये तीसरे नंबर पर विंध्यन, या चौथे पर अगर ये रखोगे तो कडप्पा, फिर 5वें पर गोंडवाना। ज्यादातर इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपके घूमते फिरते, लेकिन इन चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेना, कभी भी धोखा नहीं खाओगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पूरब में अवस्थित है? तो भारत में सबसे पूरब में कौन अवस्थित होगा? तो इन सारी चीजों को देख लेते हैं। तो महादेव श्रेणी तो आप जानते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की चोटी है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये यहां पर आ जाएगी। मैकाल श्रेणी इसी श्रेणी का पूर्वी भाग है, तो यहां पर आपको मैकाल मिल जाएगा, ये भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। नीलगिरी की पहाड़ियां आपको दक्षिण में मिल जाती हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ियां यहां पर मिल जाएंगी। सतमाला की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में मिल जाता है आपको सतमाला। तो आपको सारी चीजों को ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के साथ याद रखना। इंडियन ज्योग्राफी के सिस्टम को याद रखने का एक ही तरीका है कि आप सारी चीजों को मैपिंग के साथ याद रखें। मैंने इनकी क्लासें भी करवाई हुई हैं, तो आप जाएंगे इसी सफलता आईएएस के ऐप पर, इस पूरी इंडियन ज्योग्राफी की हमने कुछ क्लासें भी की हुई हैं, उन क्लासों को भी आप देख सकते हो, वहां से आप चीजों क्लास को भी पढ़ सकते हो, और साथ में यहां पर उसके आप एमसीक्यू भी कर सकते हो। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? सबसे पूरब में, तो सबसे पूरब में जो बचेगी वो आपकी मैकाल श्रेणी पड़ेगी। इसी मैकाल श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो इसी मैकाल श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी मिलती है हमें अमरकंटक। तो सबसे ऊंची चोटी क्या मिलती है? अमरकंटक, जिससे नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है, इससे सोन नदी का भी उद्गम होता है, और इससे जोहिला नदी का भी उद्गम होता है। जोहिला जो नदी है वो सोन की ही सहायक नदी है। अगला है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक भौगोलिक हिस्सा कौन सा है?
तो भारत को जब हम कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं तो इसमें एक भौगोलिक जो क्षेत्र है वो हमारा ये प्रायद्वीप का क्षेत्र आता है पूरे का पूरा, ये एक हमारा प्रायद्वीप का क्षेत्र आता है। इसके बाद एक भौगोलिक प्रदेश जो आता है वो हमारा हिमालय का क्षेत्र आएगा, तो एक हम हिमालय क्षेत्र में डिवाइड कर सकते हैं। और इसके बीच में अगला जो क्षेत्र है यहाँ पर वो बेटा हमें मैदान का क्षेत्र मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मैदान का क्षेत्र मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ये तटीय मैदान दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम ये टोपोग्राफी में डिवाइड करते हैं। और ये आपका मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इधर आपको मैदान क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक मरुस्थल मिल जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 15 से 16 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला ये प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रभाव है, सबसे बड़ा जूलॉजिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2000 झारखंड का क्वेश्चन है। फिर कुछ पहाड़ियों के नाम दिए हैं, साथ में राज्य दिए हुए हैं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि अमरकंटक जो पहाड़ी है, तो अमरकंटक किसकी पहाड़ी है, जल्दी कमेंट करके बताएं। तो अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बाबा बुदान की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के ऊंचे भूभाग को मलनाड कहा जाता है। कर्नाटक में एक शब्द दिया जाता है मलनाड, जो ऊंचे भाग है। तो इसी मलनाड वाले क्षेत्र में एक पठार मिलता है जिसको कहते हैं बाबा बुदान। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है बाबा बुदान। तो इसका मतलब है कि ये कर्नाटक स्टेट यहां पर आ जाएगा। तो मिकिर रेंज की बात करेंगे तो ये असम में स्थित है, और गारो खासी जयंतियां तो आप जानते हैं मेघालय में स्थित है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका BADC, BADC, तो बी बॉम्बे आंसर आ जाएगा। तो मिकिर, रेगमा, बराइल ये सारी चोटियां असम में मिलती हैं, गारो खासी जयंतियां सब हमें मेघालय के अंदर मिलती हैं, और बाबा बुदान कर्नाटक में मिलता है। ठीक है, आयरन ओर का एक महत्वपूर्ण प्रोडक्शन एरिया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको कुंद्रेमुख की चोटी मिलेगी, श्रावती नदी मिलेगी, जोग या गरसोपा वाटरफॉल सब इसी बाबा बुदान रेंज में ही आपको मिलेगा। 2016 नेट JRF का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है झारखंड TGT 2010 का, भारत का कौन सा राज्य भारत के भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत आता है। देखो, भारत को अगर हम देखें तो 5 जोन में डिवाइड किया जाता है, जोन 1st, 2nd, 3rd और 4 और 5। तो सर्वाधिक जो प्रभावी है, तो सर्वाधिक जो प्रभावी क्षेत्र है या प्रभावित या प्रभावी क्षेत्र है वो जोन 5 है, और ये मुक्त क्षेत्र है। और जैसे हम यहां पर बढ़ते जाएंगे तो इसकी तीव्रता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये मुक्त क्षेत्र है। लेकिन जब लातूर अर्थक्वेक आया था महाराष्ट्र में, उसके बाद इस जोन को इस सेकेंड में मर्ज कर दिया गया और ये फर्स्ट को हटा दिया गया। वर्तमान में केवल 4 जोन ही हमें भारत में देखने को मिलती है, और जोन 5 जो है ये भारत का सबसे डेंजरस जोन माना जाता है। और जोन 5 पूरे का पूरा आपका ज्यादातर जो हिमालय जो क्षेत्र है, खास तौर पर जो हिमालय क्षेत्र है और कुछ जो आपका कच्छ वाला जो क्षेत्र है, यहां पर आपको ये जोन 5 का क्षेत्र देखने को मिल जाता है। जैसे उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर। तो मध्य प्रदेश इसमें नहीं आएगा। तो जितना भी टेक्टोनिक वाला जोन है, यानी कि जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट टकराती है हिमालयी क्षेत्र में, तो उस पूरे क्षेत्र को जोन 5 में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करती है? UPPSC 2010 का क्वेश्चन है। तो मालवा पठार में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे यहां पर, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में हमें मालवा क्षेत्र मिलता है। यहां पर सबसे पहली जो नदी मिलती है वो आपको चंबल नदी मिलेगी। चंबल के बाद इसी क्षेत्र से नदी प्रवाहित होती है दूसरी सिंध। सिंध के बाद यहीं पर आपको बेतवा क्रम से मिलेंगी। तो चंबल और सिंध ये खास तौर पर आपको इस क्षेत्र में मिलेंगी।
तो चंबल सिंध, ठीक है। तो चंबल सिंध, और फिर इसी चंबल की सहायक नदियां कुछ मिलती हैं जिसमें आपको पार्वती नदी मिल जाएगी, काली सिंध नदी मिल जाएगी। तो चंबल और फिर उससे संबंधित काली सिंध, पार्वती और शिप्रा, ये सारा आपको मालवा क्षेत्र के अंतर्गत मिल जाता है। तो मुख्यतः मालवा में जो सबसे प्रमुख डोमिनेंट रिवर है वो आपकी चंबल नदी है। फिर चंबल से मिलने वाली कई सहायक नदियां इसमें आपको मिल जाती हैं। ये नदी वाले टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सा प्रदेश मृदा अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है? तो मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र आप जानते हैं कि जो चंबल घाटी है, जो बीहड़ लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसको रिवाइन लैंड के नाम से जाना जाता है, तो ये रिवाइन लैंड अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। तो इसमें भी कौन सा अपरदन है? अवनलिका अपरदन, ठीक है। गली इरोजन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, गली इरोजन। तो ये सबसे ज्यादा किससे प्रभावित है? गली इरोजन से प्रभावित है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2004 में पूछा गया है और 2005 में भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या बेटा? विच ऑफ द फ्लोइंग हिल शो आर ड्रेनेज पैटर्न सिमिलर टू द अमरकंटक। अब अमरकंटक को यहां पर क्यों टारगेट किया गया है? क्योंकि अमरकंटक जो क्षेत्र है, जो मैकाल श्रेणी की ऊंची चोटी है अमरकंटक, इससे एक नदी निकलकर जाती जिसको कहते हैं नर्मदा नदी, और इस साइड से एक नदी निकलकर जाती जिसको कहते हैं सोन नदी, और फिर इस साइड से एक नदी निकलकर सोन नदी में मिल जाती जिसको कहते हैं जोहिला नदी। ऐसे पैटर्न को अरीय, हिंदी में अरीय या रेडियल, ये नदियों में हम जाकर पढ़ेंगे तो इसको अरीय या रेडियल पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो नदी वाले चैप्टर के अंदर हम कुछ पैटर्न्स पढ़ेंगे नदियों के, तो इसको अरीय अपवाह तंत्र या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के नाम से जाना जाता है, जब एक ही क्षेत्र से निकलकर नदियां विभिन्न क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप देखेंगे आपका तिब्बत वाला जो मानसरोवर वाला क्षेत्र है, यहीं से भी आपको कई नदियां निकलकर दिखाई देती हैं, और भी वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। तो ऐसे ही जो मिकिर रेंज है, मिकिर जो है असम के अंदर मिलती है, तो इस मिकिर रेंज से भी कई छोटी छोटी नदियां निकलती हैं जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। तो ये आपका 1991 और 2000 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक किसी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि यहां पर कोई पैटर्न शो नहीं किया, कुछ नहीं किया कि ये किस प्रकार का पैटर्न है। आपको पहले पैटर्न क्लियर होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आप इस तरीके का क्वेश्चन लगा सकते हैं। भारत में प्राप्त प्राचीनतम अवसादी शैलों के जमाव को किस नाम से जाना जाता है? तो जो अवसादी शैलों का जो सबसे पहले जमाव हुआ था वो धारवाड़ क्रम के अंदर हुआ था, क्योंकि जो सबसे, ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ चट्टानों का क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे पहले जो अरावली क्रम की चट्टानें हमने पढ़ी थी, ये एक तरीके से इग्नियस रॉक थी, मूल चट्टानें थी, आग्नेय चट्टानें, आर्केनिस। और इन्हीं चट्टानों का जब अपक्षय होगा, जब इन्हीं चट्टानों का अपक्षय होता है तो वो निक्षेप आपको मिलता है सबसे ज्यादा धारवाड़ के अंदर। तो इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों को अवसादी चट्टानों के निक्षेप माना जाता है। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी भौमिकी तंत्र भारत को प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये फिर से वही क्वेश्चन है, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन। तो सबसे प्राचीन क्या आ जाएगा? धारवाड़ क्रम हमारा सबसे प्राचीनतम तंत्र आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो धारवाड़ तंत्र हमारा सबसे प्राचीनतम तंत्र होगा। तो इसमें सबसे पहले अरावली बनता है। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहला धारवाड़ मिलेगा, धारवाड़ के बाद आपका विंध्यन, विंध्यन के बाद कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद हम रखेंगे गोंडवाना। गोंडवाना का निर्माण याद रखना, टाइम पीरियड कार्बोनीफेरस, कार्बन का युग यही माना जाता है। और विंध्यन की जो स्थापना है ये कैम्ब्रियन काल में होती है, ये कैम्ब्रियन में मिलेगा। और ये भी आपको कुड़प्पा भी कैम्ब्रियन के अंदर ही मिलेगा। और जो धारवाड़ है ये प्री कैम्ब्रियन के अंदर मिलता है, प्री कैम्ब्रियन। और विंध्यन जो है, सॉरी अरावली है, वो भी प्री कैम्ब्रियन के अंदर ही आपको मिलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है? तो देखते हैं कौन सा सही है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। पूर्वी घाट पूर्वी तट के साथ एक अनवृत श्रेणी है। अब अनवृत को क्या कहा जा रहा है? अनब्रोकन चेन। पश्चिमी घाट उत्तर दक्षिण दिशा में त्र्यंबक से कन्याकुमारी तक
अविच्छिन्न है। वेस्टर्न घाट इज अनब्रोकन रेंज फ्रॉम द त्र्यंबक टू कन्याकुमारी। कर्नाटक पठार पूर्ण रूपेण बेसाल्ट से निर्मित है। कर्नाटक प्लेटू इज इंटायरली मेड ऑफ बसाल्ट। अब इनको देखते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा के उत्तर में स्थित है। तो सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप प्रायद्वीपीय भारत में जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले मालवा का क्षेत्र मिलेगा। सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको? मालवा। मालवा के ऊपर मिलेगी आपको एक नदी घाटी जिसको कहा जाता है नर्मदा, और नर्मदा के नीचे मिलेगा सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे मिलती है ताप्ती। इसलिए तो सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती भ्रंश के बीच में स्थित एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इस तरीके का हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहले नर्मदा नदी मिलेगी, फिर सतपुड़ा, फिर ताप्ती। तो ये कह रहा सतपुड़ा नर्मदा के उत्तर में नहीं बल्कि ये सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। फिर क्या, कौन सा कथन सही? एक सही ढूंढना है। पूर्वी घाट पूर्वी तट के साथ एक अनवरत श्रेणी है, अनब्रोकन चेंज है। तो पूर्वी घाट की अगर हम बात करेंगे, अगर पूर्वी घाट की बात करेंगे, क्योंकि इसका अनब्रोकन नहीं है, इसका कई भागों में विभाजन हुआ है नदियों के द्वारा, क्योंकि यहां पर जितनी भी नदियां आती हैं इन सारी नदियों ने इसको काटकर काफी ज्यादा विच्छेदित कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत होगा। पश्चिमी घाट उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में त्र्यंबक से कन्याकुमारी तक अविच्छिन्न है। वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम अनब्रोकन रेंज फ्रॉम त्र्यंबक टू कन्याकुमारी। कर्नाटक पठार पूर्ण रूप बेसाल्ट से निर्मित है। तो यहां पर कर्नाटक पठार बेसाल्ट के साथ साथ यहां पर याद रखना, मैंने पहले भी कहा है कि जब आपको फोकस किया जाता है किसी चीज पर कि पूर्ण तरीके से, यानी कि इंटायरली या ओनली शब्द आते हैं तो वो स्टेटमेंट ज्यादातर गलत होते हैं। तो डी आंसर हमारा यहां पर ये भी गलत है। तो जो सही है वो केवल आपका सी आंसर आएगा। तो एक कथन सही हमें ढूंढना था, तो एक कथन हमारा क्या होगा? सही आएगा, बाकी के सारे गलत है। भारतवर्ष का 2004 का क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश भारत का रूर कहा जाता है? ये रूर क्षेत्र कहां मिलता है? ये पहली चीज तो आपको जर्मनी के अंदर मिलता है। जर्मनी में जाएंगे तो जर्मनी में एक नदी आपको मिलेगी इस तरीके से डायरेक्शन में प्रवाहित होते हुए, जिसको कहा जाता है राइन नदी। तो जर्मनी के अंदर एक राइन नदी मिलती है और इसी राइन नदी के अंदर एक क्षेत्र मिलता है जिसको कहते हैं रूर क्षेत्र। ठीक है, रूर क्षेत्र ये जर्मनी का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जर्मनी का एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसके बगल में एक जगह है एसन। तो इसमें याद रखना, यह औद्योगिक क्षेत्र ना कहकर इसको औद्योगिक क्षेत्र हमारा एसन है। रूर आपका खनिज का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो रूर क्षेत्र में एक रूर और वेस्टाफिला की खदानें मानी जाती हैं। तो जर्मनी के अंदर जो रूर और वेस्टाफिला की खदानें, ये खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे संपन्न खदानें, इसलिए एसन में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ है। तो ऐसा ही नजारा हमें भारत के छोटा नागपुर पठार में देखने को मिलता है, जो एक खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है। तो भारत का रूर किसे कहा जाएगा? छोटा नागपुर को। 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन के रिपीटेड होने के चांसेस काफी ज्यादा है। पटवारी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियां हैं। तो बेसाल्ट और लावा, यानी कि लावा जब ठंडा होता है तो वो बेसाल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो छोटा नागपुर का आंसर आ जाएगा। तो छोटा नागपुर जो पठार है हमारा, छोटा नागपुर का जो पठार है, ये पूरे का पूरा मान लो छोटा नागपुर, ये पूरा झारखंड स्टेट में मिलता है। इसमें आपको यहां पर जो पहाड़ियां, 3 पहाड़ियां मिलती हैं, एक इसके उत्तर में, एक उत्तर पूर्व में, एक और दक्षिण में। दक्षिण में जो मिलती है उसको रांची की पहाड़ी या रांची के नाम से जाना जाता है। इसको राजमहल के नाम से जाना जाता है और इसको आपका हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मुख्यतः 3 पहाड़ियां याद रखना। नॉर्थ में जो मिलता है वो हजारीबाग, साउथ में रांची और नॉर्थ ईस्ट में राजमहल। और इसी के बीचों बीच एक नदी छोटा नागपुर में प्रवाहित होती है जिसको कहते हैं दामोदर नदी। क्लियर हो गया? तो ये आपका राजमहल की पहाड़ियां यही है जो यहां से मेघालय के पठार की जो पहाड़ी थी गारो, उससे विभाजित हुई थी। ये हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था।
मेकाल पहाड़ी वस्तुतः है, तो मेकाल का संबंध किससे है? तो मेकाल का संबंध है हमारा सतपुड़ा पर्वत से। तो मेकाल सतपुड़ा पर्वत का सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी भाग है, और सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो मेकाल भी क्या होगा? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होगा। कहां दिया ब्लॉक? पहले में दिया हुआ। सतपुड़ा पर्वत आपका 3 श्रेणियों में विभाजित है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। सबसे इधर वाली श्रेणी को मेकाल कहा जाता है, बीच वाली श्रेणी को महादेव कहा जाता है, और इस वाली श्रेणी को राजपीपला कहा जाता है। तो गुजरात में जो आता है वो राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है मेकाल। और इसी मेकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक, जिससे नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और महादेव की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? 1350 मीटर। अभी हमने क्वेश्चन किया था धूपगढ़, जो पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। यूपी पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग सबसे प्राचीनतम है? ये तो लगभग हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय, कोस्टल पार्ट, उत्तर का मैदान और पर्वतीय बांध। देखो जरा, भारत हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पूरी पृथ्वी एक पेंजिया में थी। इस पेंजिया का जब विभाजन हुआ तो ये 2 स्थल खंडों में विभाजित हो गया। एक को कहते हैं अंगारा लैंड, ऊपर वाली भूमि को अंगारा लैंड नाम दिया हमने, अंगारा लैंड, और दक्षिण वाली भूमि को हमने गोंडवाना लैंड नाम दिया। तो भारत जो है वो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब यहां पर समझें कि अगर ये भारत यहां पर है, ठीक है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, भारत विषुवत रेखा के दक्षिण में यानी कि अफ्रीका के पास में था। यहां से भारत नॉर्थ ईस्ट दिशा में मूवमेंट करता है और आगे जाकर इस विषुवत रेखा को क्रॉस करता है, और फिर आगे जाकर जो यूरेशियन प्लेट है, ये बिल्कुल अलग कर देना इसको, ये अलग है मैटर। आगे जाकर जो यहां पर यूरेशियन प्लेट थी, उस यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर टकरा जाता है। अब इसका मतलब है कि सबसे पहला जो खंड बना होगा वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार बना होगा। तो भारत में सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये प्रायद्वीपीय खंड बना। तो सबसे पहले क्या बना? प्रायद्वीपीय खंड। जब ये ऊपर जाके हिमालय से टकराता है यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पर एक वलन की प्रक्रिया से पर्वत बनता है, जिसको हमें हिमालय कहते हैं। ये 2nd नंबर पर बनता है, और फिर 3rd नंबर पर फिर हमारे बनते हैं यहाँ पर मैदान। तो मैदान आपके 3रे नंबर पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे प्राचीन जो भूखंड है वो हमारा प्रायद्वीपीय मैदान ही मिलता। सबसे नवीन जो मिलता है वो उत्तर का मैदान मिलता, जिनका निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ था। प्लिस्टोसीन, तो सबसे नवीन संरचना जो है हमें यही मिलेगी, प्लिस्टोसीन। क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़े से बचे क्वेश्चन। शिलोंग का पठार यानी कि मेघालय के पठार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बादलों का घर। ये नाम किसने दिया था? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किससे बादलों के घर के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो शिलोंग पठार, जिसको मेघालय पठार या बादलों का घर कहा जाता है, तो ये जो पूरे का पूरा क्लासिफिकेशन है वो एसपी चटर्जी के द्वारा ही किया गया है। तो पूरा भौगोलिक विभागों का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था? एसपी चटर्जी ने दिया था। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या निकल कर आएगा? एसपी चटर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर किन पहाड़ियों से बना हुआ है? ये 2012 का क्वेश्चन है, और अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा भारत है, तो इस भारत के इसी साइड आपका छोटा नागपुर का पठार है। तो इसी छोटा नागपुर के पठार की अगर हम बात करेंगे तो इसके नॉर्थ में यहां पर हजारीबाग की पहाड़ी, यहां पर राजमहल की पहाड़ी, और यहां पर रांची की पहाड़ी। ठीक है, यहां पर रांची मिल जाता है, यहां पर राजमहल की पहाड़ी मिलती है, और यहां पर आपको हजारीबाग की पहाड़ी मिलती है। और इनके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण नदी प्रवाहित होती है, जिसको हम कहते हैं दामोदर नदी। और इसी के नीचे रांची के पठार से यहां से एक नदी निकल कर जाती, जिसको कहते हैं स्वर्ण रेखा। ये भी काफी इंपोर्टेंट नदी है, और इसी पर एक जलप्रपात भी बना हुआ, हुंड्रू जलप्रपात। हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी। तो ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, और ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो यहां पर राजमहल की पहाड़ी दी हुई है, आंसर आ जाएगा राजमहल। मिकिर, रेगमा, बरेल ये सब असम में स्थित है। पारसनाथ अभी बता चुके हैं। जावदी पहाड़ी ये साउथ में मिल जाएगी, आपका तमिलनाडु के पास में आपको साउथ में ये पहाड़ी मिल जाएगी।
ठीक है, ये भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती? अब देखो, छोटा नागपुर पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है हमारी दामोदर नदी। अब सांकरी पंचनद निकलती है कि नहीं निकलती वो पता नहीं, लेकिन हमें सोन नदी का पता है कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो जब हमें ये पता होता है तो बाकी चीजों पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बड़ी आसानी से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तो झारखंड टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र उत्तर भारत के विशाल मैदान को दक्कन के पठार से अलग करता? देखो, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हर बार क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? उत्तर के विशाल मैदान, यहां पर आपको मैदान मिलेंगे, उसके नीचे आपको दक्कन मिलेगा। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है? 2017 का क्वेश्चन है, सेंट्रल हाईलैंड, पश्चिमी हिमालय तो आएगा नहीं, पूर्वी हिमालय आएगा नहीं, एरिड रीजन, तो एक ही बचा सेंट्रल हाईलैंड। तो बेटा एक चीज देखोगे तो घर पे इनको समझना जाकर, तो यहां पर आपको मिलेगी केंद्रीय उच्च भूमि। अब आप इस क्वेश्चन को देखना, घर पे जाकर रिपीट करना। मैंने ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट कराया। एक जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें उन्होंने विंध्यन पर्वत श्रेणी को टारगेट किया था, उसमें पूछा था कि गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से कौन अलग करता है, तो उसमें श्रेणियां दी थी। एक क्वेश्चन आया था जिसमें यह पूछा गया था कि मालवा के पठार को दक्कन के पठार से कौन अलग करता, उसमें आंसर आया था नर्मदा नदी। और तीसरा तरीका आ गया, उसने पूरा केंद्रीय उच्च भूमि को ही पूछ लिया है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन थे। तो याद रखना, ये हमारा पेनिनसुलर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पेनिनसुला के अंदर आज की क्लास में हमने केवल टारगेट किया है सेंट्रल हाईलैंड की पहाड़ियों को। दक्षिण की पहाड़ियों को अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन का पठार और भी दक्षिण में जितने भी पठारी क्षेत्र हैं, जो भी छोटी मोटी पहाड़ियां हैं। तो 40-50 क्वेश्चन आपके और आएंगे, जिसमें हम पूरे पेनिनसुला की पहाड़ियों को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में दिसंबर 2025 को हमें टारगेट करना है, और उस टारगेट समय के अंदर हमें सारी चीजों को कंप्लीट करना है। इसलिए थोड़ा फास्ट भी हम लेकर चल रहे, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं जा रहे, जितना कराया जा रहा है उतना आप साथ के साथ कंप्लीट करते चलो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।